Good morning and welcome all of you in online education program organized by Deepshikha Kala Sansthan and University of Technology. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हमारा वही लास्ट टॉपिक जिसकी हमने लास्ट दो क्लासेस ली हैं, जो है मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स के की हमने लास्ट दो क्लासेस ले ली हैं और आज हम इसकी लास्ट और थर्ड क्लास लेने जा रहे हैं। अभी तक एक बार हम पहले रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट जो हमारी प्रीवियस टू क्लासेस थी उनमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था अकाउंट रिसीवेबल्स से रिलेटेड। उसके बाद हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं, रिव्यू करते हैं क्या हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया व्हाट इज रिसीवेबल्स। देखिए रिसीवेबल्स दैट मींस हमने हमारा माल जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारी फर्म है उसमें जो हम सेल कर रहे हैं, वो हम यदि क्रेडिट बेस पर सेल कर रहे हैं तो हमारे रिसीवेबल्स जनरेट होते हैं। ये हमने इसके ओवरव्यू में पढ़ा, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज द रिसीवेबल्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसीवेबल्स। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रिसीवेबल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, जिसमें हमने पढ़ा इट इन्वॉल्व रिस्क, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है क्योंकि देखिए यदि हम क्रेडिट बेस पर माल को सेल आउट कर रहे हैं तो बैड डेब्ट्स की जो रिस्क है, क्योंकि यदि हम कैश सेल्स कर रहे हैं तो हमने माल को सेल आउट किया और हमको कैश रिसीव हो गया, लेकिन इन क्रेडिट सेल्स क्या होता है कि हमने माल सेल आउट किया और जो हमको पैसा रिसीव होगा वो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद रिसीव होगा, जो भी हमारी क्रेडिट टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। तो वो पैसा हमको रिसीव होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं हो सकता, अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। दैट मींस इसमें एक रिस्क है कि पैसा हमारा डूब भी सकता है, बैड डेब्ट्स भी हो सकता है, और बेस्ड ऑन प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू, ये सारे इसके हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। आफ्टर दैट व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट बेनिफिट हमने डिस्कस किया था ग्रोथ इन सेल। तो देखिए ग्रोथ इन सेल, सबसे पहली बात ये आती है कि यदि हम कैश सेल्स कर रहे हैं, सिर्फ हमारी कैश सेल्स की पॉलिसी है, तो जो हमारी सेल्स वॉल्यूम होगी वो कुछ कम होगी उसके कंपैरिजन में कि यदि हम क्रेडिट सेल भी स्टार्ट कर दें हमारे बिजनेस में, तो जो हमारी सेल्स वॉल्यूम है वो अचानक से बूस्ट होती है, उसमें इंक्रीमेंट होता है, वो इंक्रीज होती है, और वो यदि हमारी इंक्रीज होगी तो ये हमारा फर्स्ट बेनिफिट है रिसीवेबल्स पॉलिसी को अडॉप्ट करने का। और यदि कहीं ना कहीं हमारी सेल्स इंक्रीज होती है तो नेक्स्ट बेनिफिट भी हमारा आ जाता है इंक्रीज इन प्रॉफिट। यदि हमारी सेल्स इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। और इसी में साथ साथ ये भी है कि कई बार कई फर्म की जो पॉलिसी होती है क्रेडिट पॉलिसी, वो कुछ इस तरह से होती है कि कैश प्राइस उनकी अलग होती है और उससे कुछ हायर, उससे कुछ ज्यादा उनकी क्रेडिट प्राइस होती है। दैट मींस कैश प्राइस में यदि माल को सेल आउट करना है तो उसकी रेट अलग है, और यदि क्रेडिट बेस पर आपको माल को सेल आउट करना है तो उसकी जो प्राइस है वो कंपैरिजन कैश सेल्स कुछ ज्यादा है। तो यहां से भी आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। कैपेबिलिटी टू फेस कंपटीशन, आप रिसीवेबल्स के थ्रू अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, साथ ही साथ आपकी जो कैपेबिलिटी है कंपटीशन को फेस करने की वो भी और स्ट्रांग होती है। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया व्हाट आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रिसीवेबल्स, कौन कौन सी कॉस्ट है जो रिसीवेबल्स के साथ एसोसिएटेड है, या रिसीवेबल्स पॉलिसी को अडॉप्ट यदि हम करते हैं तो ये कॉस्ट भी हमको अपने बिजनेस में देखनी पड़ती है। फर्स्ट हमने डिस्कस की थी फाइनेंसिंग कॉस्ट, आफ्टर दैट हमने डिस्कस की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो हमने क्रेडिट बेस पर माल को सेल आउट किया है, उनके जो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हम हमारे स्टाफ को जो सैलरी दे रहे हैं या हमने जो ऑफिस बना रखा है उसका जो खर्चा है, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आती है। कलेक्शन कॉस्ट, हमको उनसे पैसा कलेक्ट करने के लिए जो हमारा खर्चा हो रहा है वो कलेक्शन कॉस्ट में आती है। और फोर्थ नंबर की कॉस्ट है डिफॉल्टिंग कॉस्ट, दैट मींस यदि हमारा पैसा डूबता है तो उसको हम डालते हैं इन डिफॉल्टिंग कॉस्ट, वो सारी की सारी डिफॉल्टिंग कॉस्ट में जाती है। इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं,
आफ्टर दैट हमने डिस्कस की क्रेडिट पॉलिसी, कौन कौन सी क्रेडिट पॉलिसीज फर्म में हो सकती हैं। तो दो तरह की हमने पॉलिसी यहां पर पढ़ी थी, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी और स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। तो दो तरह की पॉलिसी थी, एक जिसमें फर्म की जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और दूसरी जहां पर फर्म की जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट थी। यदि एक फर्म में हम हमारी एक पॉलिसी में हम हमारी सेल को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी उसके साथ साथ इंक्रीज होती है, और यदि दूसरी पॉलिसी हम अडॉप्ट करते हैं जिसमें हमारी कॉस्ट को हम कम कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमारी सेल पर भी उसका सिमिलर इफेक्ट आता है। दोनों पॉलिसी हमने डिस्कस की, और इसके बाद हमने जाना कि क्रेडिट पॉलिसी में तीन कंपोनेंट्स, क्रेडिट पॉलिसी के जो पैरामीटर्स हैं उसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट टर्म और कलेक्शन पॉलिसी। इनमें से फर्स्ट कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिया था जो था क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। अब सेकंड और थर्ड जो इसके कंपोनेंट है वो हमको आज हमारी क्लास में डिस्कस करने हैं, जो है क्रेडिट टर्म्स और कलेक्शन पॉलिसी। क्रेडिट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा क्या क्रेडिट स्टैंडर्ड होने चाहिए फर्म के, कौन सा ऑप्टिमम क्रेडिट स्टैंडर्ड कंपनी को अडॉप्ट करना होता है, ये सारा डिस्कशन हमने क्रेडिट स्टैंडर्ड्स में किया। आफ्टर दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रेडिट टर्म्स। व्हाट इज क्रेडिट टर्म्स? तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास यहां से। आफ्टर डिटरमाइनिंग क्रेडिट स्टैंडर्ड्स एंड कैपेबिलिटी टू कैपेबिलिटी ऑफ द कस्टमर, द मैनेजमेंट हैज टू डिटरमाइन दोज टर्म ऑन विच क्रेडिट विल बी एक्सटेंड। देखिए, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स और कस्टमर की कैपेबिलिटी का अनुमान लगाने के बाद, उनका डिटर्मिनेशन करने के बाद मैनेजमेंट को यह डिटरमाइन करना होता है, यह देखना होता है कि कौन मतलब क्या टर्म, कौन सी टर्म उसको यूज में लेनी है, किस टर्म के साथ उसको अपनी क्रेडिट पॉलिसी को एक्सटेंड करना है, कौन सी टर्म कंपनी या फर्म यूज में लेगी। द क्रेडिट टर्म रेफर्स टू द सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच द क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू द कस्टमर। वो कौन सी कंडीशन होगी, क्रेडिट टर्म की वो कौन सी कंडीशन होगी जिसके तहत कंपनी अपने कस्टमर्स को क्रेडिट एक्सटेंड करेगी, क्रेडिट जो उसकी पॉलिसी है उसको एक्सटेंड करेगी। दीज रिलेट टू द पेमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका जो पेमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड है। द क्रेडिट टर्म्स स्पेसिफाई हाउ द क्रेडिट विल बी ऑफर्ड, कितनी हमको क्रेडिट देनी है, मतलब रेंज क्या होगी क्रेडिट की। द लेंथ ऑफ द पीरियड, जो उसको टाइम ड्यूरेशन है वो कितना, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन क्रेडिट टर्म के अंदर ही डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि किसी भी कस्टमर को जो क्रेडिट माल देना है वो कितने समय के लिए देना है। एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट, जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, उसको जो क्रेडिट पर इंटरेस्ट देना होगा वो कितना होगा, एंड द कॉस्ट ऑफ डिफॉल्ट, और उसकी कॉस्ट क्या होगी। साथ ही साथ द क्रेडिट टर्म रिलेट टू, यहां क्रेडिट टर्म्स में तीन अलग अलग पार्ट हैं। एक क्रेडिट पीरियड कि उसको हमको हमारे, इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं, देखिएगा कि फॉर एग्जांपल हमने किसी कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को हमने माल को सेल आउट किया, माल बेचा, तो जिस समय हम माल को सेल आउट कर रहे हैं, यदि हम क्रेडिट सेल आउट कर रहे हैं, यदि कैश सेल आउट कर रहे हैं तो हमको पैसा मिल जाएगा, हम उसको माल दे देंगे। लेकिन यदि क्रेडिट सेल आउट है और क्रेडिट पर हमने यदि माल बेचना है मिस्टर एक्स को, तो उसी समय एट द टाइम ऑफ सेल्स ये डिसाइड कर दिया जाता है कि जो मिस्टर एक्स को माल दिया जा रहा है वो क्रेडिट कितने टाइम के लिए दी जा रही है, दैट मींस कितने समय में उसको माल, हम उस माल का पैसा हमको पे करना है। फॉर एग्जांपल वो 30 डेज हो सकते हैं, 45 डेज हो सकते हैं, 60 डेज हो सकते हैं। ये कंपनी का क्रेडिट पीरियड है जो क्रेडिट टर्म्स के अंदर आता है। इसमें आपको क्रेडिट पीरियड डिसाइड करना होता है कि कितने समय के लिए आपको माल उधार देना है, कितने समय में आपको पैसा मिलेगा। आफ्टर दैट इसमें यह डिस्कशन होता है, जो सेकंड पॉइंट है वो है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की देखिए यहां पर एक बात है, कैश डिस्काउंट से यहां जो मीनिंग है वो है कि फॉर एग्जांपल आपने 60 दिन के लिए किसी कैंडिडेट को, मिस्टर एक्स को माल यदि सेल आउट किया है और उसको विद इन 60 डेज आपको पेमेंट करना है, तो साथ ही साथ आप उसमें एक टर्म और ऐड कर देंगे
कि यदि विद इन 20 डेज वो आपको पैसा दे देता है तो आप उसको 2% कैश डिस्काउंट दे देंगे। ये है कैश डिस्काउंट कि जो टाइम ड्यूरेशन आपकी सेल्स का था, जो रिसीवेबल्स का टाइम ड्यूरेशन था, क्रेडिट पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन था, उस टाइम ड्यूरेशन से पहले यदि कोई आपको पेमेंट करता है तो आप उसको क्या एडिशनल कैश डिस्काउंट देंगे, ये भी क्रेडिट टर्म्स में डिसाइड किया जाता है। और डिस्काउंट पीरियड, जैसा कि मैंने बताया कि जो डिस्काउंट आप कैश डिस्काउंट देंगे वो कितने दिनों में पेमेंट करने पर देंगे, वो कहलाता है डिस्काउंट पीरियड। यदि 10 दिन है या 15 दिन है या 20 दिन है, तो ये तीनों चीजें यहां पर आती है, क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट और डिस्काउंट पीरियड। These terms reflect a combination of the credit terms as and written as 2/10 net 30। तो मैं यहां पे समझा दूं 2/10 net 30 का जो मतलब है वो है कि हमने जो माल बेचा है, वो जो क्रेडिट हमने दी है वो दी है 30 दिन के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ ये कंडीशन लगी हुई है कि यदि 10 दिन में पेमेंट कर देता है हमारा कस्टमर हमको, तो हम उसको 2% कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करवाएंगे, 2% कैश डिस्काउंट उसको देंगे। वही यहां पे समझाया गया है, देखते हैं। इट इंप्लाइज दैट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 days, कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2% विल बी ग्रांटेड। यदि 10 दिन में पेमेंट दे दिया जाता है तो 2% आपको उसको डिस्काउंट देना होगा, अदरवाइज द पेमेंट इज टू बी मेड बाय 30 days। तो अदरवाइज ये पेमेंट आपको कितने दिन में मिलना है, 30 दिन में। तो 30 दिन का पेमेंट, जो आपकी क्रेडिट पीरियड है वो 30 दिन का है, लेकिन यदि आपको 10 दिन में पेमेंट मिल जाएगा तो आप उसको 2% एडिशनल कैश डिस्काउंट देंगे। आफ्टर दैट क्रेडिट पीरियड, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तीनों टॉपिक हैं यहां पर, क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट और डिस्काउंट पीरियड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं क्रेडिट पीरियड। Credit period is the time duration for which the credit is extended to the customers. Credit period affects demand of product। जो प्रोडक्ट की डिमांड है उससे क्रेडिट पीरियड इफेक्ट होता है। यदि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो हमको ज्यादा समय के लिए क्रेडिट देनी होती है, और यदि हमारे प्रोडक्ट का हमको पता है कि डिमांड ज्यादा है तो हम हमारा जो क्रेडिट पीरियड है वो कम भी रख सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड बैड डेब्ट्स लॉसेस, ये सारी चीजें इसको इफेक्ट करती हैं। रिलैक्सिंग क्रेडिट पीरियड भी यहां पर हो सकता है कि यदि आप चाहते हैं अपने कस्टमर को क्रेडिट पीरियड के अलावा रिलैक्सिंग क्रेडिट पीरियड भी आपको देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। क्रेडिट पीरियड शुड बी रिलैक्स्ड अप टू द पॉइंट, लेकिन उस समय तक आप दे सकते हैं, उस पॉइंट तक ही आप इस क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। वेयर इंक्रीमेंटल रिटर्न इक्वल टू द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कि आपको जो आप उसका क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक्सटेंड करने पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपकी कॉस्ट और जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपकी है उसके बराबर ही हो। यदि आपकी कॉस्ट ज्यादा है तो आप उसको रिलैक्सिंग क्रेडिट पीरियड अलाउ नहीं कर सकते। यदि आपका रिटर्न ज्यादा है तो आप उसको क्रेडिट पीरियड अलाउड कर सकते हैं, लेकिन यदि दोनों इक्वल भी हैं तो भी आप अपने कस्टमर को अपने पास रोक के रखने के लिए उसको रिलैक्सिंग क्रेडिट पीरियड अलाउ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं जिससे शायद आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। और एग्जांपल है, ए ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर विथ 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, देखिए बैड डेब्ट्स की जो रिस्क है वो दी हुई है 10%, टू एस्टैब्लिश बिजनेस कनेक्शन विथ यू। दिस ग्रुप वुड रिक्वायर, क्या रिक्वायरमेंट है, 1.5 month ऑफ क्रेडिट एंड इज लाइकली टू इंक्रीज योर सेल्स 1,20,000। 1,20,000 रुपए से आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं और क्रेडिट पीरियड जो आप देना चाह रहे हैं वो दे रहे हैं 1.5 months का, और जिसके साथ आपकी 10% नॉन पेमेंट बैड डेब्ट्स की रिस्क इन्वॉल्व है। और आगे कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स अमाउंटेड टू 80%, जो आप सेल्स करते हैं उसकी जो कॉस्ट आपके लिए है वो है उसका 80%। और इनकम टैक्स की रेट कही गई है आपको 50% जो लगता है आपका, वो आपके इनकम पर 50% आपका टैक्स लगता है। शुड यू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफर इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 40%। अब आपको ये आप एडवाइस करना है
आपको ये बताना है, ये ओपिनियन आपको देनी है कि इस ऑफर को अडॉप्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, यदि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 40%। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंशन टू न्यू कस्टमर। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर इंक्रीज इन सेल्स पर एनम। जो आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं सेल्स, वो करना चाह रहे हैं 1,20,000। तो 1,20,000, इसमें से जो आपकी कॉस्ट है, जो हमने अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि है 80%, सबसे पहले आप वो माइनस कर दीजिए, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज 80% ऑफ 120, तो 96,000 आपने माइनस कर दिया। दैट मीन्स जो आपका प्रॉफिट आता है वो आता है 24,000। अब इसमें से आपको कहा जा रहा है 10% आपके बैड डेब्ट्स हैं, तो सेल्स जो है 120, उसका 10% आपने इसमें से बैड डेब्ट्स माइनस कर दिए 12,000। तो अब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बचा वो बचा 12,000, और इसमें से आपको टैक्स पे करना है। टैक्स आपको पे करना है 50%। तो 50% यदि आप टैक्स इसमें से देते हैं तो 12,000 जो आपकी इनकम है उसका 50% आपने टैक्स दे दिया, दैट मींस 6,000 आप टैक्स दे देते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट आपको होता है इस पॉलिसी में वो होता है 6,000, 6,000 रुपए। अब देखना यह है कि ये आपकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसके इक्वल या उससे ज्यादा है या नहीं है। यदि ये उससे ज्यादा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और यदि कम है तो आप इसको अडॉप्ट करने का ओपिनियन नहीं देंगे। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए पहले आपको कैलकुलेशन करनी होगी। एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल रिसीवेबल्स, जो एडिशनल रिसीवेबल्स हैं वो कितने हैं पहले आप ये निकालें, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर। अब यदि रिसीवेबल टर्नओवर आपको निकालना है तो वर्किंग डेज और मंथ इन ए ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिट पीरियड, 12 जो टोटल मंथ्स हैं इन ए ईयर, और आप जो अब क्रेडिट पीरियड जो आपका है 1.5 यदि डिवाइड कर देते हैं तो 8, तो रिसीवेबल टर्नओवर आपका आ रहा है 8। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी है 96,000 डिवाइडेड बाय 8 यदि आपने किया, तो जो एडिशनल रिसीवेबल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 12,000। अब 12,000 का आपसे यहां क्वेश्चन में किया जा रहा है, कहा जा रहा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 40%। तो आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे एडिशनल रिसीवेबल्स पर 12,000 का आप 40% यदि निकालते हैं तो वो आता है 4,800, 4,800 रुपए। इसका मतलब आपको इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 6,000, और जो आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इस एडिशनल रिसीवेबल से वो है 4,800। दैट मींस हम हमारी ओपिनियन में ये कह सकते हैं कि इस ऑफर को अडॉप्ट किया जा सकता है। द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6,000 ऑन एडिशनल सेल्स इज मोर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। 4,800 से 6,000 रुपए ज्यादा है, हेंस प्रपोजल ऑफ न्यू कस्टमर शुड बी एक्सेप्टेड। तो आप इस नए ऑफर को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये था क्रेडिट पीरियड से रिलेटेड एक एग्जांपल जो हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के लिए आपको कहा गया है, आइए डिस्कस करते हैं। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट टर्म्स इज कैश डिस्काउंट। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है कैश डिस्काउंट। सच ए डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय बिजनेस फर्म टू मोटिवेट कस्टमर फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट ऑफ देयर बिल्स। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था कि यदि क्रेडिट पीरियड से पहले आपको पैसा लेना है तो आप उसके लिए एक एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, और वो जो एडिशनल डिस्काउंट आप उनको दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। और इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रीजन है कि आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर को आप मोटिवेट करें, उनसे पेमेंट जल्दी लेने के लिए आप उनको मोटिवेट करें कि वो अपना पेमेंट जो हमारा उनकी तरफ बकाया है उसको वो जल्दी पे कर दें। The rate of discount and the period for which it is granted is indicated in term of cash discount। जो आपने दिया है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। जो आप एडिशनल उनको डिस्काउंट दे रहे हैं जल्दी पेमेंट करने के लिए वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। इन द इवेंट ऑफ ए कस्टमर नॉट अवेलिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ कैश डिस्काउंट, यदि कैंडिडेट आपके कैश डिस्काउंट वाले मोटिवेशनल जो आपने अपॉर्चुनिटी उसको दी है उसको अडॉप्ट नहीं करता है, उसको अवेल नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा,
ही इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट बाय द नेट डेट स्पेसिफाइड एज क्रेडिट पीरियड। जो आपने उसको पहले से स्पेसिफाइड क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, उसको उतने दिन में आपको पेमेंट करना होता है। वही है कि यदि 30 दिन का टाइम दिया है और 10 दिन के लिए कहा गया कि 10 दिन में कर दोगे तो 2% डिस्काउंट देंगे। यदि 10 दिन में हमारा कस्टमर हमको पेमेंट नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली 30 डेज में उसको पेमेंट आपको करना ही है। ये है आपका कैश डिस्काउंट। इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं कैश डिस्काउंट से रिलेटेड। एग्जांपल है सावन लिमिटेड करंटली हैज सेल्स, जो उसकी करंट सेल्स है वो है 30 लाख विद एन एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 2 मंथ। जो उसका कलेक्शन पीरियड है वो है 2 मंथ्स का। एट प्रेजेंट नो डिस्काउंट आर ऑफर टू द कस्टमर, कोई डिस्काउंट इस समय नहीं दिया जा रहा है उसके कस्टमर्स को। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज थिंकिंग टू अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन कैश सेल्स विच रिजल्ट इन, जो आप अपनी सेल्स पर 2% डिस्काउंट देने के लिए सोचा जा रहा है, वो किन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स आपको बताए गए हैं। द एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड रेड्यूस टू 1 मंथ। जो आपका क्रेडिट पीरियड है जो अभी आपको बताया था ऊपर, दैट इज 2 मंथ्स, यहां पर दिया हुआ है, वो हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1 मंथ रह जाएगा, रेड्यूस टू 1 मंथ हो जाएगा वो। और 50% ऑफ कस्टमर्स वुड टेक एडवांटेज, और जो 50% आपके कस्टमर्स हैं, जो टोटल आपकी सेल्स है उसमें से 50% जो आपके कस्टमर्स हैं वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे यहां पर जो सेल्स दी हुई है वो पर एनम दी हुई है। 50% customer would take advantage of 2% discount. The company normally required rate of return जो कंपनी की है that is 25% return on investment. Advise the management whether to extend discount on cash sales or not. उसको ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये निकालना है रिडक्शन ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेप्टर्स। जो आपके डेप्टर्स थे वो कितने कम हो रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 50% जो कस्टमर्स हैं वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां कहा गया करंट डेप्टर्स, आपके करंट में डेप्टर्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू 2 मंथ्स। 30 लाख जो आपकी सेल्स है मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12 हमने कर दिया तो वो रह जाते हैं 5 लाख। रिवाइज डेप्टर्स जो आपके बचते हैं वो बचते हैं 1 मंथ के लिए। अब जो आपके डेप्टर्स हैं वो आप क्रेडिट पीरियड जो दे रहे हैं उनको अब दे रहे हैं 1 मंथ के लिए। तो 1 मंथ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डेप्टर्स कितने हैं। 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12 यदि किया तो ये हो गए 2,50,000। दैट मींस 2,50,000 रुपए से आपके डेप्टर्स हो जाते हैं कम। डिस्काउंट टू बी ऑफर्ड, जो डिस्काउंट इनको दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 50% जो कस्टमर्स है उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 50% निकाला जाएगा इसका और मल्टीप्लाई बाय जो डिस्काउंट इनको दिया जा रहा है कैश डिस्काउंट का वो है 2%। तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 2% यदि आप करेंगे तो जो डिस्काउंट के रूप में हमारा पैसा जाएगा वो जाएगा 30,000। इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन डेप्टर्स, जो हमारे डेप्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं उनसे जो हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है उसकी जो कमी आती है वो उसको हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन डेप्टर्स, डेप्टर्स कम होने से जो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वो हम देख लेते हैं कितने डेप्टर्स हमारे रिड्यूस हो रहे हैं 2,50,000 और उन पर रेट ऑफ रिटर्न है 25%। तो 62,500 जो है वो हमको प्रॉफिट मिल रहा है इन डेप्टर्स को रिड्यूस करने से। और जो हमारी कॉस्ट आ रही है दैट इज 30,000। दैट मींस जो नेट प्रॉफिट हमको हो रहा है, जो प्रॉफिट हमको इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 62,500 माइनस 30,000, 32,500। दैट मींस यहां भी हम सजेस्ट कर सकते हैं इट इज सजेस्टेड टू ऑफर द 2% डिस्काउंट ऑन कैश सेल्स विच will result increase in profit by ₹32,500। तो इसको भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 32,500। देखिए दो तरीके यहां पे हमने जो कैलकुलेशन की वो कुछ इस तरह से की कि जो आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है वो कितना देना पड़ रहा है और ये जो आपके डेप्टर्स कम हो रहे हैं पर मंथ, जो आपके डेप्टर्स कम हो रहे हैं उन डेप्टर्स के अकॉर्डिंग जो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है।
तो प्रॉफिट जो हमारा इंक्रीज हो रहा था वो हो रहा था 62,500, जबकि हमारी कॉस्ट आ रही थी 30,000। दैट मींस जो हमारा टोटली जो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 32,500। तो ये हमने डिस्कस किया डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। आफ्टर दैट जो थर्ड पोर्शन है कलेक्शन पॉलिसी, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं। यहां पे हमने ये तीनों चीजें डिस्कस की थी। क्रेडिट जो कंपोनेंट है क्रेडिट पॉलिसी के, वो तीन कंपोनेंट थे। क्रेडिट स्टैंडर्ड जो हमने डिस्कस किया था हमारी लास्ट क्लास में, क्रेडिट टर्म जो हमने आज डिस्कस किया, और साथ ही साथ उसके हमने क्रेडिट पीरियड और कैश डिस्काउंट भी डिस्कस किया। और थर्ड जो हमारा कंपोनेंट आता है क्रेडिट पॉलिसी का वो है कलेक्शन पॉलिसी, कि कंपनी की कलेक्शन पॉलिसी क्या होगी या क्या होनी चाहिए, कौन सी कलेक्शन पॉलिसी, कौन सी ऑप्टिमम कलेक्शन पॉलिसी कंपनी को अडॉप्ट करनी चाहिए। देखते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स रिक्वायर एन एप्रोप्रिएट कलेक्शन पॉलिसी ऑफ द फर्म। एक अच्छी कलेक्शन पॉलिसी, एकदम ठीक एक्यूरेट कलेक्शन पॉलिसी कंपनी को, फर्म को अडॉप्ट करनी चाहिए। कलेक्शन पॉलिसी रेफर्स टू द प्रोसीजर adopted by a firm to collect payment due on past accounts। कलेक्शन पॉलिसी से यहां मतलब है कि आपको जो पैसा आपका ड्यू है अपने कस्टमर्स की तरफ, जो आपके अकाउंट्स बता रहे हैं कि आपको पेमेंट लेना है मार्केट से, उनसे पैसा कलेक्ट करने की जो आपकी पॉलिसी होगी वो क्या होगी, क्या आपके तरीके होंगे उनसे अपना कलेक्शन करने के, वही आएंगे कलेक्शन पॉलिसी में। The basic objective of formulating a collection policy is to ensure the timely payment on receivables without losing any customer। देखिए जो इसका फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कलेक्शन पॉलिसी का, वो ये है कि कौन सी कलेक्शन पॉलिसी हमारे द्वारा अडॉप्ट की जाए जिससे हमको हमारा जो पेमेंट है वो टाइमली रिसीव हो जाए, एज वेल एज हमारे जो कस्टमर्स हैं वो एक भी कस्टमर हमारा खराब ना हो। यदि हम इतनी स्ट्रिक्ट कलेक्शन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लें कि हमारे सारे कस्टमर ही हमारे पास से चले जाएं, तो वो भी फायदेमंद नहीं है। और यदि हम इतनी लिबरल और लेनेंट कलेक्शन पॉलिसी अडॉप्ट कर लें कि सारे जो कस्टमर हैं वो केयरलेस हो जाएं, तो भी हमारा पेमेंट हमको रिसीव नहीं होगा टाइम से। तो आपको यह देखना होता है यहां पर कि आपको कौन सी ऐसी ऑप्टिमम कलेक्शन पॉलिसी अडॉप्ट करनी है कि जिससे आपका पेमेंट भी टाइम पे आ जाए और आपका कोई भी एक भी कस्टमर आपका खराब ना हो। तो पहले डिस्कस करते हैं, ए स्ट्रिक्ट कलेक्शन पॉलिसी कैन इफेक्ट द गुडविल एंड डैमेज द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ सेल्स। देखिए यदि आप स्ट्रिक्ट कलेक्शन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल डैमेज होती है, गुडविल पे इफेक्ट आता है, और साथ ही साथ आपकी जो सेल्स है वो भी डैमेज होती है। वाइल इन ए लेनिएंट कलेक्शन पॉलिसी द कस्टमर, जबकि लेनिएंट और लिबरल कलेक्शन पॉलिसी में क्या होता है, नेचुरल टेंडेंसी टुवर्ड्स स्लो पेमेंट। एक नेचुरल टेंडेंसी आ जाती है हमारे कस्टमर्स के साथ, द कस्टमर्स विद नेचुरल टेंडेंसी टुवर्ड्स स्लो पेमेंट। तो एक यदि हमारी जो कलेक्शन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और लिबरल है, तो कस्टमर्स की एक नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है कि वो आपका जो पेमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो करते हैं। जो आपने क्रेडिट पीरियड उनको दिया है उसके भी बाद आपका पेमेंट रिसीव होता है, विल बिकम इवन मोर स्लोअर टू सेटल देयर अकाउंट्स। बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उनके अकाउंट्स को सेटल करने में। तो इन दोनों ही पॉलिसियों की जगह पर आपको करना क्या है वो यहां पर देखते हैं। देयरफॉर एन ऑप्टिमम कलेक्शन पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड बाय द फर्म। एक ऑप्टिमम कलेक्शन पॉलिसी फ्रेम की जाती है फर्म के द्वारा, इन सच ए वे दैट द कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट इसमें होगी, कलेक्शन एक्सपेंडिचर्स एंड बेनिफिट्स, रिडक्शन इन बैड डेब्ट्स, लॉसेज एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, दोनों आपके जो कलेक्शन एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी ज्यादा ना हो, और जो आपके बैड डेब्ट्स हैं और जो आपकी कॉस्ट है रिसीवेबल्स में वो भी आपकी कम हो, उनमें भी आपको बेनिफिट हो। अराइजिंग फ्रॉम द कलेक्शंस आर इन बैलेंस एंड इट शुड बी अडॉप्टेड टिल बेनिफिट्स एक्सीड
कॉस्ट, और जो इसके आपको बेनिफिट्स हो वो बेनिफिट्स जो आपकी कॉस्ट है उससे ज्यादा हो। तो ये है एक ऑप्टिमम कलेक्शन पॉलिसी जो फर्म को अडॉप्ट करनी होती है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको अपनी एक ऑप्टिमम कलेक्शन पॉलिसी को फ्रेम करना होता है। एक एग्जांपल देखते हैं यहां पर हम इससे रिलेटेड, और उसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है, एक कंपनी सेल्स 40,000 यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, 40,000 प्रोडक्ट सेल करती है पर एनम, और जिसकी कॉस्ट है 35 रुपीज पर एनम। द कॉस्ट पर यूनिट इज ₹31। द वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, द कॉस्ट पर यूनिट, देखिए आपकी जो सेलिंग प्राइस है, जो पहले तो टोटल सेल्स वॉल्यूम बताई हुई है जो है 40,000 यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस कहा गया है 35 रुपीज पर यूनिट, और कॉस्ट जो आपकी है इस यूनिट को बनाने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 31, और उस 31 में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 28 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹28। द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 60 डेज, जो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो है 60 दिनों का। बैड डेब्ट्स लॉसेज आर 3%, आपके जो बैड डेब्ट्स का लॉस होता है वो होता है 3% ऑफ सेल्स। एंड द कलेक्शन चार्जेस अमाउंट टू ₹15,000, जो आपका कलेक्शन चार्जेस आपको पे करना होता है, अपने कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने के लिए जो आपका खर्चा होता है वो होता है 15,000 रुपए। अब नेक्स्ट प्रपोजल क्या है कंपनी के पास, देखते हैं। द कंपनी इज कंसिडरिंग ए प्रपोजल टू फॉलो ए स्ट्रिक्ट कलेक्शन पॉलिसी विच वुड रिड्यूस बैड डेब्ट्स लॉसेज टू 1%, जहां पर आपके जो बैड डेब्ट्स लॉसेज हैं वो 1% रह जाते हैं ऑफ सेल्स। एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड टू 45 डेज, आपका जो कलेक्शन पीरियड ऊपर वाली पॉलिसी में था 60 डेज का, वो अब हो जाता है 45 डेज का। इट वुड हाउएवर रिड्यूस सेल्स वॉल्यूम, और साथ ही साथ आपकी सेल्स भी रिड्यूस हो जाती है 1,000 यूनिट से। अभी तक आपकी जो सेल्स थी वो थी 40,000, लेकिन यदि आप इस पॉलिसी के तहत जाते हैं तो आपकी जो सेल्स होगी वो होगी 39,000। एंड इंक्रीज द कलेक्शन एक्सपेंसेस, और आपके जो कलेक्शन एक्सपेंसेस थे फर्स्ट पॉलिसी में वो थे 15,000, जो अब यहां पर बढ़कर हो जाएंगे 25,000। द कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो कंपनी की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 20%। वुड यू रिकमेंड द अडॉप्शन ऑफ न्यू कलेक्शन पॉलिसी, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर फॉर योर कैलकुलेशन। अब आपको यह बताना है कि इन दोनों पॉलिसीज में आपको कंपैरिजन करना है कि कहां कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पुरानी पॉलिसी में या नई पॉलिसी में। तो हम दोनों ही पॉलिसीज में देख लेते हैं कि कंपनी की कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है, क्या कॉस्ट है। पुरानी पॉलिसी के की बात कर लेंगे और नई पॉलिसी की बात कर लेंगे। दोनों में पहले हमको कंपैरिजन करना होगा कि कॉस्ट कहां ज्यादा है। तो आइए देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ न्यू कलेक्शन पॉलिसी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग्स और बेनिफिट्स अंडर न्यू पॉलिसी, कितनी हमारी सेविंग्स हो रही है, कितने हमारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, देखते हैं। सेविंग्स इन बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स में जो हमारी सेविंग्स है वो है, देखते हैं। बैड डेब्ट्स के लिए आपको कहा जा रहा है प्रेजेंट बैड डेब्ट्स, जो कि है 3%, सेल्स का 3%। सेल्स आपको कहा गया 40,000 यूनिट्स और पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 35। दैट मींस जो आपकी टोटल सेल्स है वो है 14 लाख। 14 लाख का 3% यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज 42,000। तो ये आपके बैड डेब्ट्स हैं, लेस प्रपोज्ड बैड डेब्ट्स। अब आप नई पॉलिसी में यदि बैड डेब्ट्स को कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर कितने बैड डेब्ट्स होते हैं, देखते हैं। 1% ऑफ रुपीज। अब आपकी जो सेल्स है वो है 39,000 यूनिट्स, 35 सेलिंग प्राइस आपकी सेम है, तो टोटल सेल्स है 13,65,000। इसके अकॉर्डिंग जो आपके बैड डेब्ट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1% के हिसाब से 13,650, 13,650। इसका मतलब आपके जो सेविंग्स हो रही है वो हो रही है 28,350, 28,350 रुपए, क्योंकि पुरानी पॉलिसी से आपके जो बैड डेब्ट्स हो रहे थे वो हो रहे थे 42,000 के, और नई पॉलिसी से जो आपके बैड डेब्ट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं 13,650 रुपए के।
दैट मीन्स यहां पर हमने बैड डेब्ट्स में हमारा पैसा बचा लिया 28,350। इसके बाद बात करते हैं सेविंग ड्यू टू रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसेबल्स। तो इसके लिए आपको पहले एवरेज रिसेबल्स निकालने पड़ेंगे। दोनों ही कंडीशंस में आपके एवरेज रिसेबल्स कितने हैं उनमें आपको कंपैरिजन करना होगा और फिर आप उससे मिलने वाली सेविंग्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हम वर्किंग नोट में यहां पर देख लेते हैं कि कैसे, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रिसेबल्स। फॉर्मूला वही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसेबल्स टर्नओवर। रिसेबल्स टर्नओवर निकालने का फॉर्मूला वर्किंग डेज और मंथ इन ए ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिट पीरियड। तो पहले हम प्रेजेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखी 40,000 मल्टीप्लाई बाय आपकी जो कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी 31, दैट मींस 12,40,000 जो आपकी है वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स। रिसेबल टर्नओवर की यदि हम बात करें तो 360 डिवाइडेड बाय, वहां पर फर्स्ट पॉलिसी में देखिए मैं क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, जो कॉस्ट आपकी आ रही थी वो आ रही थी 31 रुपीज और जो आपका टर्म था, क्रेडिट पीरियड था, वो था 60 डेज। तो 60 डेज के अकॉर्डिंग 360 डिवाइडेड बाय 60 आपने किया। दैट मींस यहां पर एवरेज इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था रिसेबल्स में वो हो रहा था 2,06,667 रुपीज। और अब यदि नई पॉलिसी की हम बात करें तो वहां पर पहले हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। हम बात देख, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेगी तो यहां पर जो आपकी सेल्स है वो है 39,000 यूनिट्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स देखिए कैसे निकलेगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 31 माइनस 1,000 यूनिट्स पर जो आपका, यहां पर ध्यान रखें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कम होती है। फिक्स कॉस्ट यदि आप अपनी यूनिट्स को कम और ज्यादा करते हैं तो भी उतनी ही रहती है, उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट है 28,000 मतलब 1,000 मल्टीप्लाई बाय 28,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। और जो रिसेबल्स टर्नओवर आपको निकालना है 360 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्रेडिट पीरियड है 45 डेज का, तो डिवाइडेड बाय 45 कर देंगे आप। और इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो 12,12,000 डिवाइडेड बाय 8 आपके सामने होगा। और यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो एवरेज इन्वेस्टमेंट इन न्यू पॉलिसी आपके आएंगे वो आएंगे 1,51,500। तो यहां पर भी जो आपका रिडक्शन हो रहा है, सेविंग्स हो रही है रिसेबल्स में इन्वेस्टमेंट पर, वो हो रही है 55,167। इस पर देख लेते हैं हम रिटर्न रेट जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 20% यहां पर दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सेविंग्स हो रही है वो हो रही है 11,033 रुपीज। दैट मींस टोटल सेविंग्स आपकी हैं 39,383। यदि आप नई पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो जो आपकी सेविंग्स होंगी वो होंगी 39,383। ये हमने बात की सेविंग्स की और बेनिफिट्स की। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की कि क्या हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती है। यहां पर देखिए इंक्रीज इन कलेक्शन चार्जेस। कलेक्शन चार्जेस आपकी नई पॉलिसी में बढ़ रहे हैं। पुरानी पॉलिसी में आपको बताए गए थे 15,000 और नई पॉलिसी में बताए जा रहे हैं 25,000। दैट मींस 10,000 आपके यहां पर जो कलेक्शन चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा रिडक्शन इन प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन सेल्स, आपकी जो सेल्स है वो डिक्रीज हो रही है तो उससे आपका क्या, आपके प्रॉफिट कितने कम होते हैं, 1,000 मल्टीप्लाई बाय जो आपका सेलिंग प्राइस थी उसमें से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को आपको माइनस करना है। यहां भी आपको ध्यान देना है कि यदि आप 35 माइनस 31 कर देंगे, कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व गलत हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पर इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही वेरी करती है प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ साथ। तो 1,000 यूनिट्स आपकी कम हो रही है, मल्टीप्लाई बाय आपको करना है 35 माइनस 28, तो जो आपका अमाउंट आएगा वो होगा 7,000। इसका मतलब जो आपके प्रॉफिट भी कम हो रहे हैं, सेल्स कम होने की वजह से वो कम हो रहे हैं 7,000। तो जो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 17,000। अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे बेनिफिट्स हैं 39,000 के और कॉस्ट हमारी है 17,000। दैट मींस 22,383 रुपीस का हमको बेनिफिट हो रहा है नई पॉलिसी के साथ। तो हम हमारा यहां पर ओपिनियन और डिसीजन दे सकते हैं। हेंस द कंपनी इज एडवाइज्ड टू अडॉप्ट द न्यू पॉलिसी
न्यू कलेक्शन पॉलिसी एज द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज बाय ₹22,383। तो ये हमने हर तरीके के क्वेश्चंस, जहां तक जितने ज्यादा मैक्सिमम मैं इलस्ट्रेशंस आपको अलग अलग वैरायटी के सॉल्व करा सकता था वो मैंने यहां पर आपको सॉल्व कराए हैं। अब आपको इसके साथ साथ कुछ और एग्जांपल्स और कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे आप कर सकते हैं, या जो सॉल्व इलस्ट्रेशंस आपको दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और यदि कहीं भी किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं। हम आपकी उस परेशानी को दूर करने के लिए अवेलेबल हैं, आपके साथ हैं। तो इसी के साथ हम आज का हमारा टॉपिक खत्म करते हैं। आज की हमारी क्लास हम वाइंड अप करते हैं। अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ हमारी नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।